जय हिंद दोस्तों। पीसीएस और आरओ एआरओ का एग्जाम आने वाला है। पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का जो सीरीज है वो चालू होने वाली है। हिस्ट्री और जियोग्राफी ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दी है, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर उसको देखिए। और मैं यहाँ पॉलिटी की आपको जितने भी पीवाईक्यू हैं एक्सप्लेनेशन के साथ वह कराने के लिए उपस्थित हूँ, और आप जो आगे सीरीज कहोगे वह सब हम कराएंगे, और ये सब क्वेश्चंस बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और आप जानते हैं कितना ही रिपीट होता है, इसकी आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम शुरुआत करेंगे पहले वीडियो से। कुछ लोग देख रहे हैं, आप भी अगर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट सेव करिए, बेल का आइकन चालू कर लीजिए। बिना समय गवाए चलते हैं पॉलिटी की पहली क्लास में, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप भी आंसर देंगे। नहीं पता होगा फिर मैं तो आंसर दूंगा ही दूंगा, और इसके साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में होती है। पहले इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो एलिजा इम्पे साहब बनाए जाते हैं। आपको पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसका ए आंसर सही होगा। वारन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर बनाया जाता है। बक्सर के युद्ध के बाद ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट होता है। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वह मैं बताता चलूंगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा या गलत है, उस पर सर्किल बनाते चलेंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन जो गलत होने हैं वह आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि इस चक्कर में भी क्वेश्चन गलत होते हैं। नंबर 1, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो अभी हमने बताया लेमेस्टर नहीं थे, वह एलिजा एम्पे थे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 2016 में आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सूची 1 सूची 2, एक तरफ अधिनियम दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थापना, किसकी अधिनियम से किसकी स्थापना हुई? तो अभी हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट को ही हिंदी में नियामक अधिनियम कहते हैं, तो परेशान मत होइएगा। बी का 1 और बी का 1 आप देखो एक ही जगह है, और आपको एक अगर आंसर पता है, एक भी मिलान सही कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। यानी कि नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में आता है, कार्नवालिस 1786 में आता है। उससे पहले यह नियंत्रण परिषद की स्थापना कर दी जाती है। इंग्लिश मिशनरियों आप जानते हैं, इनको कार्य करने की अनुमति 1813 में दी गई थी। 1813 में ही एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, बशर्ते यह थी कि 2 चीजों पर एकाधिकार अभी भी बना हुआ था, वह 1833 में खत्म होता है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में होती है। इस समय मैकाले का आगमन होता है, और इसका बी आंसर सही हो जाता है। तो ये सब हमने बता दिया। ठीक है, आपका कुछ सुझाव हो कि सर ये भी ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा भी करा दिए, तो वह भी बताते रहिएगा। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से वीडियो बनती है और आपके जो भी सुझाव हैं उसको स्वीकार किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यवाद एवं आंग्लवाद विवाद। सही उत्तर का चयन करना है, तो इसके तीनों आंसर सही हैं। 1813 में भी, 23 का भी, और ये विवाद जो होता रहा वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि किस अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया।
जिसकी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की इसकी जिम्मेदारी थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया था। इसके बाद गवर्नर जनरल बनता है विलियम बेंटिक। विलियम कैवेंडिश बेंटिक भी वही है, विलियम बेंटिक, क्योंकि हम लोग विलियम बेंटिक पढ़ते रहते हैं, कैवेंडिश बीच में आ गया तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। इन्हीं के समय राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया जाता है 1829 में। इसने क्या किया? इसका शासन 1828 से 35 तक था। इसके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो प्राच्य के कौन थे? एच.टी. प्रिंसेप। आंग्ल के कौन थे? ट्रेवेलियन। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभी मैंने कुछ क्षण पहले बताया भी था कि 1813 का चार्टर अधिनियम था। इसमें व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, बस छोड़ा क्या गया था? चीन और चीनी। एक पिछली वीडियो जो हिस्ट्री के पढ़ा रहे थे, आधुनिक भारत का इतिहास, वहां इतने महान लोग थे, उन्होंने चीन को चीनी समझकर सुगर लिखा था। क्वेश्चन में आया कि चाय और सुगर को छोड़कर एकाधिकार समाप्त किया गया था। उनको ये नहीं पता, शक्कर लिखा था, तो उन्हें ये नहीं पता था कि चीन लिखा है कि चीनी लिखा है। उन्होंने चीनी जानकर सुगर यानी शक्कर का नाम वहां पर लिख दिया था। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए चाय और शक्कर, तो समझ जाना ये कोई बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति है जिसने चीन को चीनी समझकर शक्कर लिख दिया है। ऐसा क्वेश्चन हमने इतिहास वाली जो सीरीज है उसमें देखा था, आधुनिक भारत का इतिहास। आप जाकर प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यस। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। IAS प्री 2019। तो एक बार देख लेते हैं, चार्टर एक्ट 1813 से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो एकाधिकार वाला तो आपने ऊपर वाले में देख ही लिया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था। इस एक्ट में हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया था, इसलिए अगला जो एक्ट आता है वह 1833 में आता है। यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही हैं, परंतु 3 सही नहीं है। भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना। विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। कब किया गया? 1858, जब क्रांति हुई, जब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में सत्ता ली और कंपनी को किनारे कर दिया। 7 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया? कौन सा वो था जिसमें कुछ हिस्सा संभव था? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया, किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर क्वेश्चन में दोबारा आया, 2012 में आया था, तो आप लोग फंस सकते हो। तो कौन कौन से हैं? धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण या इनमें से किसी एक कारण।
चलिए अब देखते हैं ब्रिटिश ताज के अधीन यानी 1858 के बाद की घटनाएं। अगर आप कहेंगे तो ये थ्योरी भी पढ़ा दी जाएगी बहुत ही स्पीड से मैराथन को के थ्रू, लेकिन आपके कमेंट के थ्रू बताना पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। तो आप जानते हैं कांग्रेस का गठन 1885 में होने के बाद जब नरम दल बहुत ज्यादा तेजी से चीजों की मांग कर रहा था तो भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है और बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया जाता है। कुछ लोग खुश हो जाते हैं कि ये अधिकार मिल गया और जो गरम दल के लोग थे वह कहते हैं लॉलीपॉप पकड़ा दिया। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। यही समस्या थी। तभी कुछ लोगों का आरोप रहता है कि भाई क्या फायदा, 7 वर्षों में सिर्फ यही मिला, और नरम दल वाले कहते हैं 7 वर्षों में यह तो मिला कम से कम। तो अपने अपने देखने का नजरिया है। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, समझ लीजिएगा। दूसरा नंबर, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? 1892, 1909, 1919 या 1935? सबको पता है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुस्लिम आबादी को अलग करके ऐसा कुचक्र रचा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि बांटो और राज करो वाली नीति कहीं ना कहीं आगे बढ़ी एक कदम। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है चीजें, यहीं से पूरा पेपर आपको मिल जाएगा पॉलिटी का। 100% क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये सब बदलने वाला थोड़ी है जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम न्यायाधीश सर मॉरिस गिवर थे। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एलिजा एम्पे आप याद रखते हो वो पहला सुप्रीम कोर्ट था, ये पहला संघीय न्यायालय है। सर मॉरिस ग्वेयर, जिस नाम होगा ग्वेयर नाम का व्यक्ति था। ठीक है, इनको याद रखना क्योंकि एलिजा एम्पे बहुत बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बनेगी। अगर मैं होता तो ये क्वेश्चन अवश्य पूछता, क्योंकि एलिजा एम्पे तो सबको पता है और मैं एलिजा एम्पे भी पहला ही ऑप्शन में देता, और कई ऐसे लोग होते जो क्वेश्चन पढ़ के एलिजा एम्पे को टिक करके आगे बढ़ जाते। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। 2500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसको देखो जाके, वहां ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, स्थापित पूछेगा तो आंसर होगा 1937। अगर पूछेगा किस अधिनियम के तहत तो आंसर होगा 1935। गुड। अगर पूछेगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो होंगे सर मॉरिस ग्वेयर। 5 नंबर क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? द्वैध शासन की बात हो रही है। द्वैध शासन, तो द्वैध शासन आप जानते हैं 1935 के समय केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा, इस समय केंद्र में तो द्वैध शासन बना, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त भी करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध कब किया गया था? तो वह 1919 का था। दोनों याद रखिएगा, 1919 में प्रांतों में हुआ और 1935 में प्रांत में खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित।
6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? अभी देख कर आए 1935 में, और 1909 में प्रांत में शुरू हुआ था, जो कि 1935 में खत्म कर दिया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रांतों में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, क्या ये 1919 के तहत हुई थी? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, इनमें से सी सही है 1 और 3। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो सांप्रदायिक निर्वाचन है वह 1919 के तहत नहीं बल्कि 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था। और मजे की बात क्या है, 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन करके इनका पेट नहीं भरा ब्रिटिशर्स का, तो 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई, यह व्यवस्था तो जारी ही रही। अब इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया, और आगे चल के महान इन ब्रिटिशर्स ने 1932-33 के करीब मैकडोनल्ड घोषणा करते हैं, और हिंदुओं के अंदर भी पृथक करके फूट डालने की कोशिश की जाती है। फिर गांधी जी और अंबेडकर जी बैठकर पूना पैक्ट करते हैं, आप उसको आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम, या 1919 या 1935? तो अभी पढ़ के आए, आप लोग सुझाव दीजिएगा इस वीडियो को, इस सीरीज को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। क्या लॉन्ग वीडियो दें, शॉर्ट वीडियो दें, जरूर बताइएगा। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई। फिर केंद्र में, ये तो पढ़ के आए, छोड़। 9 नंबर, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। विधान पालिका जो थी द्विसदनीय कब बनाई गई? 1919 में ये बनाई गई थी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, प्रथम बार द्विसदनीय। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहा गया। 5 वर्ष के लिए होता था। 60 सदस्यों में से 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा ये 3 वर्ष के लिए कहलाता था, और 1919 की धारा 19 के तहत इसमें 140 सदस्यों का प्रावधान था। 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे, जिसमें अधिकतम 26 सरकारी हुआ करते थे। एक राज्य परिषद भी बनाई गई। 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित और 27 के मनोनीत होने की बात कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना नहीं आएगा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में अभी पढ़कर आया 1919। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। 1909 क्योंकि इसमें बहुत कुछ हुआ था, 1919 और 1935 इसमें बहुत कुछ है। बाकी जो आगे पिछले हम पढ़ चुके हैं 1813, 33, 53, 58, 61, 92, उसमें 2-2, 3-3 पॉइंट ही मेन है। 1909, 1919, 1935 में बहुत ज्यादा पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैं यहीं पे ऑप्शन बना दिया आपके लिए, आप इसको देखिए। क्या सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई थी 21 वर्ष से अधिक वाली, और वो भी 1919 में? 1935 में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का क्या प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर बी होता है। केवल 2 मताधिकार वाली जो बात है उसमें 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था, सभी महिलाओं के लिए नहीं था। यानी क्वेश्चन अगर बनता है कि महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, तो यस, प्रदान किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है सभी महिलाओं को प्रदान किया गया था, तो नहीं भाई, सभी को नहीं प्रदान किया गया था। वरना हम छाती चौड़ी करके क्यों कहते हैं कि हमारा देश पहला देश था जो आजादी मिलते ही सभी लोगों को
वोट देने का अधिकार प्राप्त कराता है, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, इस जाति का हो, उस जाति का हो, इस धर्म का हो, उस धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, नागालैंड का हो, यूपी का हो, तमिलनाडु का, कोई मतलब नहीं। अगर 21 वर्ष से अधिक की उम्र है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सब मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। पहला देश भारत है जो आजादी देते हुए ही ये लागू कर देता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। 1935 इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 नंबर आर प्री 2021 में ही आता है ये क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। यस, पहली परीक्षा जो हुई वो शायद प्रयागराज में हुई थी, आपके यूपी में। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। क्या आजादी से पहले ब्रिटिश ऐसा कर सकते थे कि भारतीयों का जो प्रतिशत है वो सिविल सेवा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आज भी है, पहले भी थी, उसमें भारतीय ज्यादा हो जाएं और ब्रिटिशर्स कम हो जाएं? नहीं कर सकते थे ना, आप यही सोचेंगे। लेकिन ये सब नहीं था। जैसे ही परीक्षा प्रयागराज में होती है, जैसे ही परीक्षा भारत में होना शुरू होती है, हमारे यहाँ के लोग, क्योंकि परीक्षा अगर हम लंदन देने जाएं तो कितना पैसा लगाकर जाना होता था, आप सोच सकते हो। आज के समय में थोड़ा दूर सेंटर होता है, हम नहीं जा पाते, उस समय तो कैसे आदमी इतनी दूर परीक्षा देने जाता होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1855 में इस प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित हुई। पहले तो परीक्षा भी नहीं होती थी, तो ये ध्यान रखिएगा। 1854-1855 भी महत्वपूर्ण है। भारतीयों की लगातार मांग हुई कि भारत में ना होकर लंदन में ही होती रही तो हमारी जो दिक्कत है वो बढ़ती जाएगी। भाई हम कैसे, और लिटन नाम का व्यक्ति आता है तो वो उम्र भी घटा देता है। एक तो उम्र घटा दी, ऊपर से इंग्लिश में परीक्षा, तीसरा लंदन में परीक्षा। तो 1919 के अनुरूप 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में, फिर दिल्ली में, जो मैंने प्रयागराज बोला क्योंकि तब इलाहाबाद था। तो ये डेट याद रखिएगा, 1922 से 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया, क्योंकि जैसे ही भारत में परीक्षा आयोजित हुई, हमारे यहाँ पढ़ने लिखने वालों की कमी नहीं है। इस समय मोबाइल के चक्कर में भटक गए वो अलग बात है, वरना हमारे यहाँ बहुत समझदार और बहुत बढ़िया लोग रहते हैं। 13 केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? निर्वाचन पूछा गया है, तो 1926 हुआ होगा, 1937 तो 1935 के अंतर्गत हुआ होगा, ये भी नहीं हुआ होगा। तो इसका आंसर अगर देखें तो सी है, 1945 वाला भी 1919 के तहत ही हुआ था। ठीक है, अच्छी गलती हो गई, 1945 वाला भी 1919 के तहत ही हुआ था। प्रश्नगत वर्षों में 1926, 1945 केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो याद रखिएगा, ठीक है, दिमाग से उतर सकता है। 14 नंबर भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो अभी हम लोग ऊपर देख कर आए, 1945 में अंतिम निर्वाचन आयोजित हुआ था, उससे पहले 1926 वाला भी। 15 राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कब प्रेरित हुई? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति अध्यादेश दे सकता है, ये 1935 में बात आई थी। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। किसको? गवर्नर जनरल को। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 123 जो की है भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। यह भी ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कि जो हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश 123 अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश पारित करते हैं, निर्गत करते हैं, वह भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा तो मत याद रखो, 1935 से प्रेरित है। 16 नंबर निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया?
संवैधानिक निरंकुशता, तो ये भी 1935 का भारत शासन अधिनियम है, मैंने पहले ही बोला। 1909, 1919, 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ था, जो कि आज के हिसाब से देखें तो हमारी 7वीं अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें वह 1935 में आया था। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो गया, अवशिष्ट शक्तियां आज केंद्र के पास होती हैं। 7वीं अनुसूची आज के हिसाब से जो बता दी गई, और कुछ है इसमें काम का नहीं है, ये काम का है, छोड़ो। 18 नंबर, निम्न में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ सर्किल लगा कर रखो। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, यस। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय क्या प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे? प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, यस। तो बी वाला गलत है, क्योंकि अवशिष्ट विषय जो थे वह प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं बल्कि गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। यहाँ लिखा भी है, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, और ये तो आगे पढ़ के आए हैं। 19, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, तो अभी पढ़ के आए, केंद्र में द्वैध शासन 1935 में, प्रांत में द्वैध शासन 1919 में शुरू हुआ था, और प्रांत का द्वैध शासन 1935 में खत्म कर दिया गया था। अखिल भारतीय महासंघ 1935 के अधिनियम से स्थापित किया गया, अभी हम लोग पीछे देखकर आए थे, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय प्रशासन की व्यवस्था की गई? तो वही 1935 रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीट खूब होते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। तुरंत क्यों बता दिया आंसर? क्योंकि अभी पीछे देखकर आए, समय बिल्कुल खराब नहीं करना, समय आपका भी कीमती है, समय हमारा भी कीमती है। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण तो स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया गया यानी नॉमिनेट किया गया। तो देश के लिए लिखित संविधान आप जानते हैं, भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था, ना कि 1935। 24 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्या भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? तो भारत के द्वारा स्वतंत्रता तो नहीं मिली थी। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित था? नहीं। इसके द्वारा रियासतें समाप्त की गई? नहीं। ये बहुत ज्यादा बड़ा हमारे लिए फायदेमंद था, क्योंकि हमने यहाँ से बहुत सी चीजें ली थी। वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। क्या क्या आधारित है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या क्या लिया गया? संघात्मक सरकार की स्थापना ली गई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना ली गई, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल लिया गया, राज्यसभा, लोकसभा, प्रांतीय शासन व्यवस्था ली गई, प्रांतीय विधानमंडल लिया गया, केंद्र प्रांतों में शक्तियों का विभाजन भी लिया गया, फेडरल न्यायालय की स्थापना भी ली गई। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि हमने 1935 से क्या क्या चीजें ली। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? वर्मा जो है आज म्यांमार जिसे आप बोलते हैं, तो भारत से अलग हो गया था। किस अधिनियम के तहत? तो यह भी 1935 के अधिनियम के तहत ही अलग हो गया था, 1937 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में। कब अलग हुआ पूछे तो 1937 लगाएंगे, किस एक्ट के तहत पूछे 1935 लगाएंगे, कंफ्यूजिंग बहुत होता है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग या शॉर्ट आप कैसे वीडियो चाहते हैं ये कमेंट करके बताइएगा, और जो भी सुझाव हो। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो अगर सर्वप्रथम देखा जाए तो स्वराज पार्टी, जो कि मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष कौन थे इसके, आप कमेंट में बताइएगा।
1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग और एक प्रस्ताव पारित किया। वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। ये पहली बार ऐसा था कि संविधान सभा की मांग की गई थी। आप बस इतना याद रखो, कब सर्वप्रथम मांग की गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में। ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो वह एम.एन. रॉय थे, जिन्होंने शायद 1924 होगा, नहीं 1934 ही है। 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार दिया गया। तो अगर व्यक्ति पूछा जाए तो एम.एन. रॉय, और वैसे स्वराज सभा। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। कब किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा पहली बार कहा गया था कि हम आपके संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्वाचन कर देंगे, आप हमारा युद्ध में पार्टिसिपेट करो। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात ऐसा कहा गया था। फोर्थ, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये जनसंख्या जो थी वह 10 लाख थी। 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति निर्वाचित होकर संविधान निर्मात्री परिषद में जाएगा, ऐसा था। ठीक है। आज भी आप जानते हो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं किसी न किसी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करते हैं। सांसद हैं वह एक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ही ये एक व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था मोटे तौर पर। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं तो क्रिप्स थे वहां। ठीक है। विलियम वुड नहीं थे। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो मार्च 1946 में आता है। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है। ये अध्यक्ष हुआ करते थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और ये वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन लेकर 1942 में आए थे। ठीक, वही क्रिप्स हैं। पैथिक लॉरेंस थे जो कि भारत सचिव उस समय हुआ करते थे, ये दोनों। और एबी अलेक्जेंडर जो उस समय नौसेना मंत्री हुआ करते थे, ये इस मिशन के सदस्य थे। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। क्या वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था? नहीं। क्रिप्स योजना 1942 के तहत किया गया था? नहीं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था? यस। 1947 से पहले तो संविधान सभा का गठन हो चुका था। 7 नंबर क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? क्योंकि सभापति तो सबको पता रहता है, उपसभापति जवाहरलाल नेहरू जी थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। ध्यान रखिएगा, 24 अगस्त 1946 और 2 सितंबर 1946 डेट के साथ याद रखना। क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का प्रतिदिन अध्यक्ष था, और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था कार्यपालिका परिषद का। ठीक है, समझ गए। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? राजगोपालाचारी जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम? तो एस राधाकृष्णन जो थे वह सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना 24 अगस्त 1946 को घोषणा होती है। नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। श्री राजगोपालाचारी जी शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए जाते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरराष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख थे और महात्मा गांधी जी इसमें शामिल नहीं थे। कथन कारण कथन बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। क्या बेबल योजना ने समान संख्या बताई थी?
कारण था, वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। क्या ऐसा था? कथन सही है। कथन तो सही है, समान होनी थी वेबल के अनुसार, कारण नहीं सही था, कारण गलत था, कारण कुछ और था। पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर वेबल वायसराय बनकर आते हैं। लिनलिथगो वही जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव के बारे में आप सुनते हैं। गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते हैं वेबल, वायसराय भी और गवर्नर जनरल भी। भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की, कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना, इतने प्रावधान शामिल थे। ये जो इसके आसपास की चीजें हैं ना, यहाँ से क्रोनोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन कब आया, वेबल योजना, सी राजगोपालाचारी फार्मूला, बहुत पूछा जाता है। जो लियाकत देसाई पैक्ट हुआ था, बहुत कुछ पूछा जाता है, तो डेट भी याद रखना है। वेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाना, सांविधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। उन्हें क्या लेना देना था, समझ रहे हो? वो तो बस चले गए उठ के। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? क्या वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? क्या संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? वह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था? क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था? वह बहुदलीय निकाय थी? हाँ, बहुदलीय तो थी। मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस और भी कई थे। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। आप जानते हैं कितनी समितियां बनी थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कितने लोग समितियों में थे? तो 3 और 4 तो सही है, पहला और दूसरा गलत है। क्या वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थे? संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। अनेक दलों के लोग शामिल थे। संचालन सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। 11 नंबर, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यस, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? नहीं। बहुदलीय संरचना नहीं थी? गलत, बहुदलीय थी। या कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी? वही को घुमा फिरा कर रख दिया गया है। वहां CD सही था, यहाँ पर AD सही होगा। अब देखो, राजस्थान ने 2018 में पूछा, कि IAS ने 1993 में पूछा था। तो IAS वाले क्वेश्चन कई बार रिपीट करके आयोग पूछ लेते हैं अलग अलग राज्यों के, तभी हम कहते हैं IAS वाले क्वेश्चनों पर भी विशेष ध्यान रखा करिए। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत पूछा, हम सर्किल बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही बात है। अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। तो सब कुछ सही है। यही वाला कथन जो अभी पीछे देख कर आए थे, सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो। 13, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। कैसी बात कर रहे हो? गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था? नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था? यस। कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? नहीं। वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। 14 नंबर, आपको कुछ दिक्कत लग रही हो आप जरूर कमेंट करिएगा, उसको सुधार किया जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? नहीं। विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे? यस। नहीं। तो इसका भी सी आंसर सही है। वही क्वेश्चन अलग फ्रेम में पूछा गया है।
यहाँ भी वही क्वेश्चन अलग फ्रेम में, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कांग्रेस नहीं, सीधे नहीं, प्रांतीय सभाओं द्वारा, यस, राज्यों के शासकों द्वारा नहीं। समझ गए आप अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 16 संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी पूछा गया है, स्थायी। आप समझ रहे हो, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पूछा गया, क्योंकि प्रथम पूछा जाता ना तो सच्चिदानंद सिन्हा जी प्रथम थे, लेकिन वह स्थायी नहीं थे। ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 की जो बैठक की अध्यक्षता कर रही थी वह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन आए संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगर क्वेश्चन आए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 17 संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, तो अभी मैंने बोला अगर प्रथम आए तो सच्चिदानंद सिन्हा आंसर लगाइएगा। 18 उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, उद्घाटन अधिवेशन पूछे, प्रथम अधिवेशन पूछे, सब हम क्वेश्चन में सच्चिदानंद सिन्हा जी को टिक करेंगे। समझ गए आप। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे और यहाँ सच्चिदानंद सिन्हा जी का आंसर होगा ही नहीं ऑप्शन। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हम समय नहीं गंवाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी को लगाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने जो 2500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है वहां भी ये क्वेश्चन मैंने डाला था और ये क्वेश्चन कईयों को पता नहीं होता है। प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, क्योंकि अध्यक्ष तो सबको पता है, उपसभापति नहीं पता होता है, तो उपसभापति फ्रैंक एंथनी थे। लेकिन 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 सब्र करिए, अभी कहाँ खत्म हुई कहानी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। जैसे अस्थायी अध्यक्ष थे वैसे ही अस्थायी उपाध्यक्ष भी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। अगर स्थायी पूछे तो जैसे वहां राजेंद्र प्रसाद जी हैं वैसे यहाँ एच.सी. मुखर्जी होंगे पहले स्थायी उपाध्यक्ष। अगर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष हैं तो एच.सी. मुखर्जी पहले स्थायी उपाध्यक्ष हैं। 22 भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946, प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी। 23 नंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन बार बार पढ़ना जरूरी नहीं है, हम आपको बता दे रहे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसीलिए बार बार बता रहे हैं, स्पीड में भाग रहे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो वो 22 जनवरी 1947 था। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने के उद्देश्य से प्रस्ताव पारित हुआ। आप समझे तो क्या पारित हुआ, उद्देश्य, जिसे आज आप प्रेम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं। हम भारत के लोग भारत को जो यहाँ से स्टार्ट होकर आत्मार्पित करते हैं तक की कहानी है, वह जो स्टार्ट हुई थी उसकी कहानी वह स्टार्ट हुई थी 13 दिसंबर 1946 से और उसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। फिर से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जहां सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक, दूसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को जहां पहली बार संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। ठीक है, इस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव, कि हमारा उद्देश्य ये है। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर आज इसे आप प्रस्तावना उद्देश्य का प्रेम्बल के रूप में जानते हैं। ये प्रस्ताव पारित कब हुआ, क्योंकि पेश होना और पारित होना अलग चीज है। पेश किया गया 13 दिसंबर 1946, पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। समझ में आ गया। तो पारित पूछेगा तो 22 जनवरी 1947, पेश कब किया गया 13 दिसंबर 1946,
कौन सी बैठक थी? दूसरी बैठक थी। कौन अध्यक्ष थे? राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। 28 संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो अभी पढ़कर आए जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब? दिसंबर में 1946। कितनी दिसंबर डेट थी? 12 या 9? 12 दिसंबर थी कि 13 दिसंबर? 13 दिसंबर थी, याद रखिएगा। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करके आपको फंसाया जाएगा। 13 की जगह 9 दे देगा, 12 दे देगा या 22 जनवरी दे देगा। कब पारित हुई, कब पहली बैठक हुई, सब कुछ महत्वपूर्ण है। 29 फिर वही क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया या प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो 1, 2, 3 तो सही है, चौथा गलत है, क्योंकि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते, क्योंकि राज्य का मुखिया जो है वह राष्ट्रपति होता है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से। आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे। 31 भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो यह भी बहुत बार पूछा जाता है। 12 अधिवेशन हुए थे कुल। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कुल 11 अधिवेशन 1950 तक नहीं, 1949 तक हुए थे। और 12वां अधिवेशन अगर देखें तो वह उस दिन हुआ था जिस दिन पारित होना था, उससे 2 दिन पहले। तो 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः जनवरी 24 1950 को बैठती है, ठीक है, और वहां भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। कुल अगर दिन पूछे तो 11 अधिवेशन मतलब कुल अवधि 165 दिन की थी। अंतिम अधिवेशन अगर 11वां पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार सीधे सीधे पूछ ली जाती है। यहाँ ही देखो, टीसीएस ने 2018 में पूछा, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो यहाँ 26 नवंबर 1949 भी है, 24 जनवरी 1950 भी है। सही आंसर हम क्या लगाएंगे? सही आंसर हमें 24 जनवरी 1950 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर ये ना हो ऑप्शन में तो आप 26 नवंबर 1949 को टिक कर सकते हैं। 33 भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको आज भी याद होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 34 आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन बढ़िया होते हैं और हाल फिलहाल में ऐसे क्वेश्चन पूछने की जो फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो बढ़ गई है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष अभी हम बताकर आए थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो हैं वह एच.सी. मुखर्जी साहब हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य पूछा गया। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा गया। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष को सदस्य को पूछा गया। सी वाला इसलिए पूछा गया क्योंकि राजस्थान का प्रश्न है। 1 का 4 हमें पता है अगर, तो हम 1 का 4 से ही आंसर निकाल सकते हैं। हमें और देखने की आवश्यकता भी नहीं है और हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो 1 भी पता होता है ऐसे क्वेश्चन में तो हम कई बार लगा लेते हैं। बी का 3 आपको पता है, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे प्रारूप समिति में वह के.एम. मुंशी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले वीटी कृष्णामाचारी थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि पहले अस्थायी उपाध्यक्ष हम बता कर आए आपको, फ्रैंक एंथनी थे, ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन पूछने की फ्रिक्वेंसी देखो, 3, 98, 7, 14 में पूछा गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, बी.एन. राव साहब। याद रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था इन्हें। 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया था बी.एन. राव साहब ने। संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। फिर बात को चेंज होते होते ये
चेंज होता गया। भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तृतीय वाचन, इसमें स्टार लगा, इसका मतलब कुछ गलती है, पढ़ लेते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 जनवरी 1949 तक चला, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। 38 भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो पूर्ण रूप से ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं। पूर्ण रूप से ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन ए में दिया गया है, जिससे आप कंफ्यूज हो और उसको टिक कर दें। तो ये सब हम ऊपर पढ़ के आए हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये चीज याद रखो, ये एक इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 1949 को अंतिम रूप देने की तारीख मानी जाती है। इस दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे, यानी कुछ प्रावधान 26 जनवरी 1949 को लागू हो गए थे। अगर ये पूछा जाए संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया संविधान को, तो 26 नवंबर 1949। आप प्रस्तावना प्रियम्बल में देखते हैं, साफ साफ 26 नवंबर 1949 का जिक्र है। वहां पर अंगीकृत, आत्मार्पित सब शब्दों का उल्लेख किया गया है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया, तो सीधे सीधे प्रियम्बल की अंतिम लाइनों को आप पढ़ेंगे। 26 जनवरी, सॉरी बार बार 26 जनवरी याद आता है, माफी चाहता हूँ। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान किस स्थिति को अपनाया गया था, तो ये भी लिखा है वहीं 26 नवंबर 1949 प्रियम्बल की अंतिम कुछ पंक्तियों में। 42 भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो हम लगाएंगे 26 जनवरी 1950 को। अगर लागू पूछेगा तो 1950, आत्मार्पित, समर्पित, अंगीकृत, ये सब 26 नवंबर 1949 लगाएंगे, कंफ्यूजन मत रखिएगा। 43 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता, 1929 का रावी नदी के किनारे जो अधिवेशन हुआ, उसके बाद 1930 में 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसलिए 26 जनवरी के दिन हमेशा याद रहे, इस वजह से 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब लिखा है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता ही दिया इम्पोर्टेंट क्या है। 44 भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये कोई पूछने की और बताने की बात नहीं है। 45 भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया, भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया, तब संसद थी क्या, गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया, संविधानिक सभा द्वारा अपनाया गया, क्योंकि तब न गवर्नर जनरल था, न ब्रिटिश संसद थी और न भारतीय संसद हुआ करती थी। अंतिम लाइनों में साफ साफ लिखा है 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया था। 46 भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद, संविधान सभा द्वारा। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। आगे चलते हैं। संविधान अंगीकृत अधिनियमित कब हुआ, तो हमने बोला जब अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित, समर्पित ऐसे शब्द आए तो आप 26 नवंबर 1949 लगाइएगा। 1950 26 जनवरी तभी लगाना जब शब्द लिखा हो कब लागू हुआ, ये लागू नहीं है, लागू है, ये तभी लगाइएगा जब लिखा हो कब लागू हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी पढ़ते हैं फिर आंसर देते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, यानी जो बांग्लादेश बन गया आज के समय में। यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया उस समय। तो भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान में सम्मिलित हुए। दो हो गए, एक तो बंगाल प्रांत वाला और दूसरा ये बम्बई वाला। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस की एम.आर. जयकर, बहुत नाम सुना आपने, मैंने इतिहास में जो कराई है आधुनिक भारत का इतिहास, वहां बहुत बार इनका जिक्र करा। उनका त्यागपत्र हुआ, उसके बाद वहां से भीमराव अम्बेडकर जी आए। पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह बेस्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अब इस आंसर को देखो, यहाँ पश्चिम बंगाल दिया गया है, जबकि निर्वाचित कहाँ से हुए थे, पूर्वी बंगाल से। यहाँ बम्बई प्रेसिडेंसी दी गई है, दोनों दी गई है, तो आप सही आंसर क्या लगाओगे, ये तो दोनों गलत ही है। तो सही आंसर बम्बई होगा, क्योंकि अगर बंगाल भी लिखे तो पूर्वी बंगाल था उस समय, बांग्लादेश, ना कि पश्चिमी बंगाल, तो आंसर होगा बम्बई वाला, ना कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पे ठहर के थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई,
तो जन्म और मृत्यु पूछी गई है, 1891 में जन्म, 1956 में मृत्यु, ये ध्यान रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। जी हाँ, दोनों सही है, दोनों को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन अलग टाइप का है क्योंकि आईएएस ने पूछा, आईएएस वाले राज्य आयोग पूछ लेते हैं, कॉपी पेस्ट सीधे मारते हैं। तो नवंबर दिसंबर 1932 लंदन तीसरा अंतिम गोलमेज सम्मेलन सब पता है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। 51 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण है इसको एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है। तो व्याख्या तो सही नहीं है लेकिन आंसर दोनों सही है। इसको एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है और आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। ठीक है, 52 नंबर पे चलते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना आजाद ने की थी। वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात पढ़ लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ये वही हैं जो सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ये वही हैं जो कांग्रेस के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के लिए 1940 से 1946 तक अध्यक्ष बनते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास बहुत बेहतरीन क्लासेस हुई हैं, 33-34 वीडियो हैं, आधा घंटे के वीडियो हैं, 2 दिन बैठ जाओगे सारा कंप्लीट कर लोगे व्याख्या सहित। वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो किसने समर्थन किया और किसने विरोध किया, दोनों याद रखिएगा। 53 निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? सबसे उत्तम विचार था हमारे सबके प्रिय महात्मा गांधी जी का कि कांग्रेस का उद्देश्य जो था वह पूरा हुआ, देश आजाद हुआ, अब कांग्रेस को भंग कर दो, अपने अपने हिसाब से लोग पार्टियां बनाएं, अपने अपने हिसाब से राजनीति करें, क्योंकि यह जो पार्टी है वो अधिकतर लोगों की पार्टी है, इसके तो सभी नेता हैं। अब आगे चलकर इसको खत्म कर देना चाहिए। अगर खत्म हो जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि डैश डैश डैश। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है। AAS 2021 में पूछा गया, यानी राजस्थान ने पूछा, कभी भी कोई आयोग पूछ सकता है, बढ़िया कथन है, आपको भी याद रखना चाहिए। 55 अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों अथवा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये कौन कह सकता है? तो ये आइवर जेनिंग्स कहते हैं। आप जो पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे, जो हम पढ़ते हैं, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लोग पढ़ते हैं, वह जो पॉलिटी की बुक है उसमें एक चैप्टर में इनके नाम आइवर जेनिंग्स हो गए और भी कई लोगों के नाम लिखे हैं, क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। आप कहेंगे तो पॉलिटी की क्लास शुरू करी जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, शुद्ध हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा के कंटेंट पे शॉर्ट नोट्स बनवाते हुए पढ़ाया जाएगा, मजा आएगा। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? जैसे कभी इंदिरा गांधी जी के लिए कहा जाने लगा था, तो ये ऑस्टिन साहब ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त ग्लेनविल ऑस्टिन का था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है और इनके नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये लोग क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आने वाला है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थी? तो 15 महिलाएं उस समय भारतीय संविधान सभा में थी। क्यों आने वाला है? क्योंकि अभी भी पारित हुआ है संविधान में संविधान संशोधन, लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण। आप जानते हैं क्वेश्चन ऑलरेडी उससे पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। बस 2-4 क्वेश्चन और आज की क्लास को विराम देंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ संविधान का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। कई हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया विषयक अगर नियम
की बात होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन जो कि अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति सब जानते हैं भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय, अपवर्जित क्षेत्र, इन सबके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इन सलाहकार समिति में उप समिति भी थी। मूल अधिकार की उप समिति जीवी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, वही एच.सी. मुखर्जी जो उपाध्यक्ष बनाए गए। संघीय शक्तियों, संघीय बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू दोनों जगह हैं। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के.एम. मुंशी। ठीक है, आ जाओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय की बात आएगी सरदार पटेल साहब। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कोई भूल सकता है? नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आ जाओ सूची मिलाते हैं, स्टार बना है यानी कि गलत है, हम पढ़ लेते हैं। मूल अधिकार अभी देख कर आए सरदार पटेल। संचालन समिति कौन करेगा संचालन? राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष हैं। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप के बी.आर. अम्बेडकर साहब। चलिए 6 नंबर, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल साहब को बनाया गया था, अभी पीछे पढ़कर आए थे। 7 नंबर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ध्यान रखिएगा कितने अन्य सदस्य। अगर प्रारूप समिति में कितने लोग थे पूछेंगे तो आंसर अलग होगा, क्योंकि तब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो संविधान सभा में, प्रारूप समिति में, प्रारूप समिति में कितने लोग थे? तो 7 लोग थे, लेकिन एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे। तो 6 अन्य सदस्य और एक अम्बेडकर साहब, तो टोटल पूछा जाएगा 7। नाम याद कर लो, नाम आता है बहुत। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। इनमें से जो बी एल मित्र थे उनके स्थान पर एन माधव राव आ गए थे और डी पी खेतान के मृत्यु के कारण टी टी कृष्णामाचारी जी आ गए थे। तो ये 2 लोग बात को चले गए और 2 अन्य लोग आ गए। के एम मुंशी के बारे में अभी हम देख कर आए, ये कांग्रेसी सदस्य थे। 8 नंबर, प्रारूप समिति के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। सही उत्तर का चयन करना है तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देख कर आए थे हम लोग। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं थे। पांडुलेखन समिति वही प्रारूप समिति की बात हो रही है। 10 नंबर, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 यानी आजादी के 14वें दिन, आजादी के बाद 14वें दिन यानी 15 अगस्त को आजादी मिली, 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इतनी देर से बोल रहे, लाइक कमेंट नहीं बोला, कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, बिहार के रहने वाले। क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, पढ़ लो। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख है। एक वो जो 2 अप्रैल 1931 में कराची अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, वहां एक झंडा समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल तो दिख नहीं रहे ऑप्शन में, यानी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे बना क्वेश्चन होगा। कोई बात नहीं, आप याद कर लो। एक जो झंडा समिति का गठन व संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा 23 जून 1947 किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, उसमें इतने लोग अन्य सदस्य थे और वहां इतने लोग अन्य सदस्य थे। ध्यान रखिएगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। आपको ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं। कल हम पढ़ेंगे संविधान का स्रोत और आगे आपको 2 चीजें बतानी है, लॉन्ग वीडियो रखें या शॉर्ट वीडियो रखें। शॉर्ट मतलब आधा घंटा 1 घंटा, लॉन्ग वीडियो मतलब 3-4 घंटे की क्लास। जय हिंद, जय भारत।